हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूं। तो देखिए, आपके आगामी उत्तराखंड पुलिस के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग हमारे द्वारा उत्तराखंड पुलिस स्पेशल मॉक सीरीज स्टार्ट की गई है, जिसका पार्ट 30 आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूं। और ये सीरीज़ आपके अदर उत्तराखंड एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट रहेगी, तो आप सभी लोग हमारी इस सीरीज़ में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। आज की इस क्लास में आप सभी को टॉप 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए जाएंगे और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी आपको इसी क्लास में ही बताए जाएंगे। तो आप चाहें तो इन पॉइंट्स को नोट डाउन कर सकते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण ये पॉइंट्स रहते हैं आपके आगामी एग्जाम के लिए। और देखिए, इस मॉक सीरीज में हमारे द्वारा करंट के क्वेश्चंस भी इंक्लूड किए गए हैं, ताकि करंट अफेयर्स भी आपके इसी मॉक सीरीज से ही कवर हो जाएं। साथ ही साथ जीके जीएस और उत्तराखंड के क्वेश्चन इस मॉक सीरीज में मेंशन किए गए हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये मॉक सीरीज है आपके आगामी उत्तराखंड पुलिस के एग्ज़ाम के लिए। और डेली रात को 8 बजे ये मॉक सीरीज आपको स्टडी विद एम के द्वारा प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो डेली इस मॉक सीरीज को आप फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए, आज के इस मॉक सीरीज को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है, इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अराउंड 6.7 के यहाँ पे ग्रुप मेंबर्स हो चुके हैं। सुबह 10 बजे और शाम 8 बजे यहाँ पे क्विज का आयोजन भी कराया जाता है। इसके अलावा अदर इम्पॉर्टेंट अपडेट्स पीडीएफ्स यहीं पे शेयर की जाती है। लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस खिलाड़ी ने डायमंड लीग चैंपियन जीता? तो देखिए, हाल ही में भारत के नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग चैंपियन जीता है। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए, ओलंपिक चैंपियन भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल कर ली है। नीरज चोपड़ा लुसाने डायमंड लीग 2022 जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं और इन्होंने 89.08 मीटर के अपने पहले थ्रो के साथ लुसाने डायमंड लीग जीती है। तो हाल ही में भारत के किस खिलाड़ी ने, नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग चैंपियन जीता। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में देश का सबसे बड़ा रबर डैम किस राज्य में बना? तो देखिए, हाल ही में देश का सबसे बड़ा रबर डैम जो है ये बना है किस राज्य में? बिहार राज्य में। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, यह जो डैम है रबर डैम, ये कहाँ पर बना है? बिहार राज्य के गया नामक स्थान पर बना है। और किस नदी पर यह डैम बना है पूछ लिया जाए आपसे, तो आपको याद रखना है फल्गु नदी। फल्गु नदी पर यह डैम बनाया गया है। तो देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गया के फल्गु नदी पर बने देश के सबसे बड़े रबर डैम का गुरुवार यानी 8 सितंबर को लोकार्पण किया। और जल संसाधन विभाग ने 334 करोड़ की लागत से 411 मीटर लंबे डैम का निर्माण कराया है। किसने इस डैम का निर्माण कराया है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये आप ध्यान रखें, ये जो डैम है जल संसाधन विभाग ने तैयार किया है। जल संसाधन विभाग ने 334 करोड़ की लागत से 411 मीटर लंबे डैम का निर्माण कराया है। और रबर डैम में रबर मेम्ब्रेन यानी बैलून वाला जो काम है वो ऑस्ट्रिया की कंपनी रूबीना, ऑस्ट्रिया की एक कंपनी है जिसका नाम है रूबीना, तो रूबीना ने तैयार किया है। और 17 mm मोटी रबर मेम्ब्रेन बुलेट प्रूफ है और दावा है कि यह 100 साल तक खराब नहीं होगा। दावा किया जा रहा है कि ये 100 साल तक खराब नहीं होगा। और इसे हैदराबाद की नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ रूबी कंपनी ने बनाया है। और आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि इस डैम का नाम क्या रखा गया है? तो देखिए, रबर डैम जो बना है बिहार राज्य में, इसका नाम रखा गया है गयाजी डैम। क्योंकि इसको गया में बनाया गया है तो इसका नाम गयाजी
डैम रखा गया है। तो ये पॉइंट भी आपका इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा राज्य सितंबर को हिमालय दिवस के रूप में मनाता है? तो देखिए, सितंबर को हिमालय दिवस के रूप में मनाने वाला जो राज्य है ये है आपका कौन सा राज्य? उत्तराखंड राज्य। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर है। देखिए, उत्तराखंड में 9 सितंबर को हिमालय दिवस मनाया जाता है। और देखिए, प्रदेश में हिमालय दिवस मनाने की शुरुआत कब से हुई थी, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको पता रहना चाहिए ना। तो प्रदेश में हिमालय दिवस मनाने की जो शुरुआत हुई थी ये वर्ष 2010 में हुई थी। और हिमालय दिवस मनाने का उद्देश्य हिमालय की संरक्षण के साथ ही संस्कृति और इतिहास को दर्शाना भी है। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट्स रहते हैं आपके यहाँ पे, तो आप नोट डाउन कर सकते हैं इन पॉइंट्स को। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये आपके आगामी उत्तराखंड पुलिस के एग्ज़ाम के लिए। और आपको बता दूं कि जो आपका एग्ज़ाम कैलेंडर है उत्तराखंड पुलिस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग वो जल्द ही आपको मिल जाएगा, क्योंकि कल एक न्यूज़ आई थी आईयू के द्वारा कि जल्द ही इस हफ्ते इस वीक में ही आपको एग्ज़ाम कैलेंडर दे दिया जाएगा। तो आप सभी लोग अपनी तैयारी पर लग जाएं। कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने पढ़ाई बिल्कुल छोड़ दी थी, लेकिन आप सभी लोग तैयारी में फिर से लग जाएं, क्योंकि आपका एग्ज़ाम कैलेंडर जल्द ही आईयू के द्वारा जारी किया जाने वाला है। तो आप ये चीज़ भी ध्यान रखें। कल आपको न्यूज़ प्रोवाइड करा दी गई थी हमारे द्वारा हमारे चैनल पर वीडियो के माध्यम से। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो स्टडी विद एम पर विजिट करके आप देख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, मुख्यमंत्री प्रतिभा योजना की शुरुआत कब हुई? देखिए, मुख्यमंत्री प्रतिभा जो योजना है इसकी शुरुआत की गई थी वर्ष 2019 में। ऑप्शन फोर्थ यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। 15 अगस्त 2019 में इसकी शुरुआत की गई थी मुख्यमंत्री प्रतिभा योजना की। और इस योजना के तहत सरकार प्रोफेशनल कोर्सेज के 25 टॉपर्स को 50% स्कॉलरशिप देती है। तो ये स्कॉलरशिप से संबंधित है मुख्यमंत्री प्रतिभा योजना, और इसकी शुरुआत 15 अगस्त 2019 को की गई थी। अगला क्वेश्चन है, मोर पीठ पर बैठे गणेश जी की मूर्ति कहाँ पर है? देखिए, मोर पीठ पर बैठे गणेश जी की जो मूर्ति है वो कहाँ पर स्थित है? ये है आपके लाखा मंडल में। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। देखिए, लाखा मंडल जो है ये किस जनपद में स्थित है? आपको पता रहना चाहिए, देहरादून जनपद में ये स्थित है। देहरादून के जौनसार क्षेत्र में ये स्थित है लाखा मंडल। और यहाँ मूर्तियों का भंडार है। लाखा मंडल किन नदी के संगम पर स्थित है पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है, एक तो आपकी यमुना, दूसरा रिखनाड़। तो यमुना व रिखनाड़ नदी के संगम पर स्थित है लाखा मंडल, और इसका पुराना नाम क्या था? मड़ इसका पुराना नाम था। लाखा मंडल उत्तराखंड शैली का बना प्राचीन शिव मंदिर है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा हिंदू राजा हर चौथे वर्ष में अपना सारा धन दान कर देता था? तो ये जो हिंदू राजा था ये था हर्षवर्धन, जो अपने प्रत्येक 4 वर्ष में अपना सारा धन दान कर देता था। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए, हर्षवर्धन वैश्य क्षत्रिय वंश का था। हर्षवर्धन किस वंश का था पूछा जा सकता है, किस वंश का ये राजा था पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है, नोट कर लीजिएगा, वैश्य क्षत्रिय वंश का ये राजा था। और हर्षवर्धन का जन्म कहाँ पर हुआ था? थानेश्वर में इसका जन्म हुआ था। थानेश्वर जो कि वर्तमान हरियाणा में स्थित है। तो यहाँ पर वर्तमान हरियाणा में स्थित है थानेश्वर। तो थानेश्वर में हर्षवर्धन का जन्म हुआ था। हर्षवर्धन ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था और सामाजिक कुरीतियों को जड़ से खत्म करने का बीड़ा भी किसने उठाया था? हर्षवर्धन ने ही उठाया था। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है आप सभी लोगों के लिए, जौहार के भोटिया लोक संस्कार गीतों को क्या कहते हैं? देखिए, जोहार के जो भोटिया लोग होते हैं ये संस्कार गीतों को क्या कहते हैं? ये कहते हैं सोगुना। ऑप्शन फोर्थ यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, भोटिया जनजाति की अगर हम बात करें तो भोटिया जनजाति के लोग पिथौरागढ़, चमोली, अल्मोड़ा, उत्तरकाशी जिलों के 200
91 गांवों में वास करते हैं। और पिथौरागढ़ जिले में कौन कौन से भोटिया रहते हैं? देखिए, पिथौरागढ़ जिले की अगर हम बात करें तो यहाँ पर शौका, इसके अलावा जोहारी, इनको जोहार भी कहा जाता है, जोहार में रहते हैं जोहारी लोग। और चौदासी, दरमिया, तो शौका, जोहारी, चौदासी और चरमिया, दरमिया जाति के जो लोग होते हैं वो कहाँ पर रहते हैं? पिथौरागढ़ जिले में रहते हैं। और बात करें उत्तर काशी जिले की, उत्तर काशी की अगर हम बात करें तो उत्तर काशी जिले में कौन से भोटिया रहते हैं? जाड़ भोटिया रहते हैं। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, कौन से जिले में कौन सी जाति के भोटिया रहते हैं पता रहना चाहिए आपको। यहाँ से रिलेट करके आयोग के द्वारा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हर तरीके से आपको अपने क्वेश्चन को प्रिपेयर करते चलना है ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए आप करेक्ट करें बिल्कुल। यही तो आपको यहाँ पे पॉइंट समझाने का हमारा मतलब है। तो एक एक पॉइंट आप हो सके तो नोट डाउन करते रहें, यहाँ से आप नोट्स बना सकते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग आपको रात को 8 बजे स्टडी विद एम के द्वारा ये सीरीज़ प्रोवाइड कराई जा रही है। तो आप लाभ जरूर उठाएं और जल्दी से आपका एग्ज़ाम भी हो जाएगा, आयोग के द्वारा करा दिया जाएगा। आप सभी लोग तैयारी में लग जाएं, जी जान लगा दीजिए। इस बार आप सभी लोग इस भर्ती को जाने मत दीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप कोई अदर उत्तराखंड की तैयारी, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उत्तराखंड एग्ज़ाम की, तो उसके लिए भी ये जो मॉक सीरीज़ है इंपॉर्टेंट रहेगी आपकी, तो एंड तक बने रहें आप सभी लोग। अगला है आपका, कालिदास के रघुवंश महाकाव्य में किन प्रजाति का वर्णन मिलता है? तो देखिए, कालिदास का जो रघुवंश महाकाव्य है, आपसे पूछा जाए कि रघुवंश महाकाव्य की रचना किसने की, इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। तो एक क्वेश्चन तो आपका यहीं से बन गया है आपके ही क्वेश्चन से। तो रघुवंश महाकाव्य की जो रचना की थी वो कालिदास ने की थी। और कालिदास के रघुवंश महाकाव्य में किस प्रजाति का वर्णन मिलता है पूछा जाए तो आपको याद रखना है किरात प्रजाति का। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, उत्तराखंड राज्य में आने वाली जो प्रथम प्रजाति समूह था वो किसको माना जाता है? कोल को माना जाता है, ये ध्यान रखेंगे। प्रथम प्रजाति समूह उत्तराखंड में आने वाली थी कोल। और इसके बाद कोल के बाद उत्तराखंड में किसका आधिपत्य हुआ? किरातों का आधिपत्य हुआ था। और किरातों को किन्नर या फिर कीर भी इनको कहा जाता है, या तो इनको किन्नर बोला जाता है या फिर कीर बोला जाता है। तो किन्नर या कीर इनको कहा जाता है। और स्कंद पुराण में किरातों को क्या कहा गया है? भिल्ल कहा गया है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और आपसे पूछ लिया जाए कि किरात जो प्रजाति के लोग हैं ये कौन सी भाषा बोलते हैं या बोली बोलते हैं, तो आपको याद रखना है मुंडा, मुंडा भाषा ये लोग बोलते हैं, मुंडा भाषा या बोली आप कह सकते हैं। और किरात प्रजाति भ्रमणकारी पशुपालक व आखेटक जाति है। महाभारत के वन पर्व के अनुसार किरातों ने अपने नेता शिव के झंडे के नीचे अर्जुन से युद्ध किया। तो ये भी आपका याद रखना है, ये पॉइंट। और साथ ही साथ देखिए, कालिदास के रघुवंश महाकाव्य जो है इसमें किसका वर्णन मिलता है? किरातों का वर्णन मिलता है। और देखिए, बाणभट्ट का जो कादम्बरी जो रचना है, बाणभट्ट की एक रचना है ना जिसका नाम क्या है? कादम्बरी। कादम्बरी जो रचना है, तो कादम्बरी में भी किरातों के निवास की पुष्टि होती है। तो ये भी आपको याद में रखना है। अगला क्वेश्चन है, गोरखा शासन काल में छकाता गढ़ी किसे कहा जाता था? तो देखिए, गोरखा शासन काल में छकाता गढ़ी की अगर हम बात करें तो किसे कहा जाता था? छकाता गढ़ी, गोरखा शासन काल में छकाता गढ़ी कहा जाता था किसको? भीमताल को। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, जो भीमताल है आपका, ये किस जनपद के अंतर्गत आता है? ये आपको ध्यान में रखना है। नैनीताल जनपद के अंतर्गत आता है भीमताल। और नैनीताल का जो पुराना नाम था वो क्या था? षष्ठी खात या छकाता परगना था। ये ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। नैनीताल का पुराना नाम क्या था? षष्ठी खात या फिर छकाता परगना था। छकाता परगना
इसका पुराना नाम था। और इसका मतलब क्या था, देखिए षष्ठी घाट या छकाता परगना का क्या मतलब होता है। इसका मतलब था कि नैनीताल में उस समय 60 से अधिक झीलें थी, इसलिए नैनीताल को षष्ठी घाट या छकाता परगना कहा जाता था। और यहाँ पर आपसे पूछा गया है छकाता घड़ी, यहाँ पे बात हो रही है किसकी, छकाता परगना की नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है छकाता गढ़ी की। तो छकाता जो गढ़ी है वो किसको कहा जाता है, भीमताल को कहा जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए भीमताल जो है ये कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी झील है और इसकी लंबाई की अगर हम बात करें तो 1674 मीटर इसकी लंबाई है तथा चौड़ाई इसकी है 447 मीटर। तो छकाता गढ़ी और छकाता परगना दो अलग अलग पॉइंट है आपके, इसको ध्यान में रखकर चलिएगा। छकाता परगना कहा जाता है नैनीताल को, जबकि छकाता गढ़ी कहा जाता है किसको, भीमताल को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखें, कश्मीर हाट नामक ऐतिहासिक स्थल किस राज्य में किस स्थान को कहा जाता है। तो देखिए कश्मीर हाट नामक जो ऐतिहासिक स्थान है वो किस ऐतिहासिक स्थल है वो किस स्थान को कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा गोपेश्वर। कश्मीर हाट नामक ऐतिहासिक स्थल राज्य के किस स्थान को कहा जाता है, तो उत्तराखंड राज्य के गोपेश्वर जो स्थान है इसको कहा जाता है कश्मीर हाट। देखिए गोपेश्वर जो है ये आपके किस जनपद में, चमोली जनपद में स्थित है। और चमोली का मुख्यालय भी कहाँ पर स्थित है, गोपेश्वर में ही स्थित है। प्राचीन नाम की अगर हम बात करें तो गोपाला, इसके अलावा गोथला व गोस्थल, गोपाला, गोथला, गोस्थल इसके प्राचीन नाम हैं, किसके, गोपेश्वर के। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, कूचिकल जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है। देखिए कूचिकल जलप्रपात की अगर हम बात करें तो ये भारत के किस राज्य में, कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कूचिकल जलप्रपात कर्नाटक राज्य में किस नदी पर स्थित है पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है वराही नदी, वराही नदी पर ये स्थित है। तो वराही नदी पर कुचिकल जलप्रपात किस राज्य में, कर्नाटका में स्थित है। और यह जलप्रपात शिमोगा जिले के मास्ती कट्टे के समीप निडगोंडू गांव में स्थित है। तो गांव भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो किस गांव में, निडगोंडू गांव में ये स्थित है आपका कुचिकल जलप्रपात। और इसकी ऊंचाई की अगर हम बात करें तो कुल ऊंचाई है इसकी 183 मीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है। देखिए विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की अगर हम बात करें तो ये किस राज्य में स्थित है, ये स्थित है आपका तिरुवनंतपुरम में। कहाँ पर स्थित है पूछ लिया जाएगा तो कहाँ पर स्थित है, तिरुवनंतपुरम में स्थित है आपका विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। देखिए विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र इसरो का सबसे बड़ा एवं सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र है और यह तिरुवनंतपुरम में स्थित है। और यहाँ पर रॉकेट, प्रक्षेपण यान एवं कृत्रिम उपग्रहों का निर्माण एवं उनसे संबंधित तकनीकी का विकास किया जाता है। और देखिए केंद्र की जो शुरुआत है ये थम्बा भूमध्य रेखीय रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र के तौर पर वर्ष 1962 ईस्वी में हुई थी। और केंद्र का पुनः नामकरण भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के सम्मान में किया गया है। अगला क्वेश्चन देखें, पणिहारी नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। तो देखिए पणिहारी नृत्य की अगर हम बात करें तो ये किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है, राजस्थान राज्य का। पणिहारी जो नृत्य है ये राजस्थान राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए पणिहारी नृत्य राजस्थान के लोक नृत्यों में से एक है जो कि काल बेलिया जाति के
स्त्री पुरुषों द्वारा किया जाता है। तो किस जाति के लोगों द्वारा किया जाता है पूछा जा सकता है। कालबेलिया जाति के स्त्री पुरुषों के द्वारा ये नृत्य पनिहारी नृत्य किया जाता है। और पनिहारी का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, पानी भरने जाने वाली। यह आश्रित सहयुगल नृत्य है। पनिहारी का अर्थ होता है पानी भरने जाने वाली, और यह आश्रित सहयुगल नृत्य है। और इस नृत्य में महिलाएं सिर पर मिट्टी के घड़े रखकर हाथों एवं पैरों के संचालन के साथ नृत्य करती हैं। और यह एक प्रकार का समूह नृत्य है, यानी कि एक समूह में यह नृत्य किया जाता है। और अक्सर उत्सव या त्योहार पर पनिहारी नृत्य किया जाता है। तो राजस्थान राज्य का ये एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, इसको ध्यान रखें। लोक नृत्य तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के फेवरेट क्वेश्चन हैं। ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं, नृत्यों से जो क्वेश्चन बनते हैं। आपका जो आयोग के द्वारा अपर पीसीएस का एग्जाम कराया गया था, उसमें सीधे नृत्यों से आपके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आपको याद में रखना है, नृत्यों से अक्सर आयोग के द्वारा, लोक सेवा आयोग कंडक्ट कराएगा ना इस बार आपका एग्जाम, तो लोक सेवा आयोग नृत्यों से अक्सर क्वेश्चन पूछ लेता है। तो आपको ध्यान में रखकर चलना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला है आपका, निम्नलिखित में से मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है। कौन सा है, आपके सामने चार ऑप्शन है, स्तंभ है, चैती है, स्तूप है, या बारादरी है। तो देखिए मौर्य कला का सर्वोत्तम जो प्रतिमान है ये है आपका स्तंभ। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए मौर्य कला का सर्वोत्तम जो प्रतिमान है ये स्तंभ है। देखिए मौर्यकालीन अशोक स्तंभ प्राचीन प्रस्तर स्थापत्य कला का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है। और अशोक के स्तंभ एकाश्मक अर्थात एक ही पत्थर को तराशकर बनाए गए हैं। अशोक के जो स्तंभ हैं वो ध्यान रखिएगा एक ही पत्थर को तराशकर बनाए गए हैं। तो मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान क्या है, स्तंभ है। अगला क्वेश्चन देखें, भारत में सामुदायिक विकास योजना कब आरंभ की गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में सामुदायिक विकास योजना कब आरंभ की गई। 2 अक्टूबर 1952 को। ऑप्शन सेकेंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देश में कृषि कार्यक्रम और संचार की प्रणाली में सुधार के साथ साथ ग्रामीण स्वास्थ्य, स्वच्छता और ग्रामीण शिक्षा में पर्याप्त वृद्धि के उद्देश्यों से सामुदायिक विकास कार्यक्रम को लागू किया गया था। और कब लागू किया गया था, 2 अक्टूबर 1952 को इसे लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन है आप सभी लोगों के लिए, किस प्रकार के गीतों को स्वयंवर प्रथा माना जाता है। आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक कर लेना है आपको। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को आप सभी लोग शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। आप सभी को देखिए डेली इतनी मेहनत करके आप सभी को ये इम्पोर्टेंट चीज़ प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, तो आप सभी लोग थोड़ा सा सपोर्ट जरूर कीजिए। आप सभी लोगों को इन जो आपको सेशंस हैं इनको शेयर करना है। काफ़ी इम्पोर्टेंट ये सेशन रहते हैं आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए, तो शेयर जरूर कीजिएगा आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन है आपका, किस प्रकार के गीतों को स्वयंवर प्रथा माना जाता है। देखिए स्वयंवर प्रथा माना जाता है किन गीतों को, दूड़ा गीत को। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो दूड़ा गीत होते हैं इनको किस प्रकार का गीत माना जाता है, स्वयंवर प्रथा इन गीतों को माना जाता है। बात करें ठुलखेत गीत की, तो कुमाऊं में पुरुषों द्वारा कृष्ण जन्माष्टमी पर के अवसर पर गाया जाने वाला ये गीत है। कौन सा गीत, ठुलखेत गीत। और झोड़ा गीत जो है ये कुमाऊं में गाया जाने वाला समूह नृत्य गीत है। जबकि छोपती की बात करें तो छोपती संयोग श्रृंगार प्रधान गीत है जो जौनपुर में गाया जाता है। और आपका दोड़ा गीत जो है ये स्वयंवर प्रथा इसको माना जाता है। तो ये ध्यान रखेंगे, सभी गीत आपके महत्वपूर्ण हैं। अगला क्वेश्चन है, नोणाई मेले का आयोजन किस जनपद में होता है। नोणाई जो मेला है आपका ये किस जनपद में, देहरादून जनपद में लगता है। ऑप्शन 4 तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है। और देखिए यह मेला देहरादून के जौनसार देहरादून के जौनसार क्षेत्र में लगता है, ये ध्यान रखेंगे। जौनसार क्षेत्र के किस तहसील में पूछ लिया जाए तो आपको चकराता याद रखना है। चकराता जौनसार क्षेत्र के चकराता तहसील
में कब लगता है? श्रावण माह में। श्रावण माह में इस मेले का आयोजन किया जाता है और इसे जंगलों में भेड़ बकरियों को पालने वालों के नाम पर मनाया जाता है। और देखिए, भेड़ बकरियों को चराने वाले रात्रि विश्राम जंगल में बनी गुफाओं में करते हैं और यहाँ पर गुफाओं में निवास करते हुए, गुफाओं जंगलों में रात्रि विश्राम करते हुए पूरा साल जंगलों में ही ये लोग बिताते हैं। जैसे ही इस मेले का समय होता है तो ये लोग गांव की ओर आने लगते हैं। तो भेड़ बकरियों को चराने से जो संबंधित है यह मेला है, ये ध्यान रखेंगे। उन लोगों के लिए स्पेशली इस मेले का आयोजन कराया जाता है ताकि वो लोग गाँव की ओर लौट आएं। अगला क्वेश्चन है आपका, कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड का गठन किस वर्ष किया गया? तो देखिए, कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड की अगर हम बात करें तो किस वर्ष इसका गठन किया गया? इसका गठन किया गया वर्ष 2000 में। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर है। देखिए, किसानों को उनकी उपज का न्यायोचित मूल्य दिलाने हेतु इस बोर्ड का गठन कब किया गया? इस बोर्ड का गठन किया गया, ये आपको ध्यान में रखना है। कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड का गठन जो है ये क्यों कराया गया? किसानों को उनकी उपज का न्यायोचित मूल्य दिलाने हेतु इस बोर्ड का गठन किया गया है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड 2002 का लीजिएगा, इसका 2000 में नहीं, 2002 में इसका गठन किया गया था, करेक्ट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, नरेंद्र हिंदू लॉ प्रसिद्ध पुस्तक के रचनाकार कौन है? देखिए, नरेंद्र हिंदू लॉ प्रसिद्ध पुस्तक जो है इसके रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार हैं हरि कृष्ण रतूड़ी। ऑप्शन फोर्थ यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, हरि कृष्ण रतूड़ी वर्ष 1908 ईस्वी तक महाराजा कीर्ति शाह के वजीर रहे और बाद में नरेंद्र शाह के ये सलाहकार बने। और हरि कृष्ण रतूड़ी ने वर्ष 1910 ईस्वी में गढ़वाल का इतिहास लिखा। तो आपसे पूछा जाए कि गढ़वाल का इतिहास किस लेखक ने लिखा है, तो आपको याद रखना है हरि कृष्ण रतूड़ी। और जो कि कब प्रकाशित हुआ? गढ़वाल का इतिहास किस वर्ष प्रकाशित हुआ? वर्ष 1928 ईस्वी में इसका प्रकाशन किया गया। तो ये सभी पॉइंट आपके इम्पोर्टेंट रहते हैं। चलिए, लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का। जिन लोगों ने सेशन को शेयर नहीं किया है, आप सभी लोग प्लीज़ जल्दी से शेयर कर दीजिए। सभी लोग मिलकर जल्दी से आप सभी लोग शेयर कर दीजिए सेशन को। और आपको आज की ये सीरीज़ कैसे लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, जाट जनजाति में श्रेष्ठ ब्राह्मण का कार्य करने वाले व्यक्ति क्या कहलाते हैं? तो देखिए, जाट जनजाति में श्रेष्ठ ब्राह्मण का कार्य करने वाले जो व्यक्ति होते हैं ये क्या कहलाते हैं? लामा कहलाते हैं। यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए, जाट लोग जो ब्राह्मण पूजा पाठ का कार्य करते हैं उनको लामा कहते हैं। और इसके अलावा प्रमुख त्यौहार की बात करें जाट जनजाति के लोगों की, तो लौसर आपको याद रखना है, लौसर। इसके अलावा सूरगैन, लौसर और सूरगैन जाट लोगों का प्रमुख त्यौहार है। लौसर त्यौहार कब मनाया जाता है? बसंत पंचमी को मनाया जाता है। और देखिए, जाट जनजाति ये कितने वर्गों में विभक्त है, आपसे पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है 3 वर्गों में जाट जनजाति का समाज विभक्त रहता है। और ये लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? रोम्बा भाषा ये लोग बोलते हैं, जो कि तिब्बती भाषा से मिलती जुलती है। रोम्बा जो भाषा है ये किससे मिलती है? तिब्बती भाषा से मिलती जुलती है। तो ओके गाइस, आज के इस सेशन में इतना ही। आई होप आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए। और जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और देखिए, सुबह 10 बजे आपको क्लासेस प्रोवाइड कराई गई थी, तो आप सभी लोग सुबह 10 बजे वाली क्लास को भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। इंपॉर्टेंट है आपके आगामी उत्तराखंड पुलिस के एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।